हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि शहद में मुख्यतः होता है, शहद में मेन रूप से क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। देखिए, हम जो नॉर्मल यूज करते हैं शुगर, नॉर्मल जो हम शुगर यूज करते हैं वो क्या होती है, सुक्रोज। ठीक है। लेकिन अगर आप वही फ्रूट्स की बात करो, अगर आप फ्रूट्स की बात करते हो तो फ्रूट्स में जो मेनली पाई जाती है वो पाई जाती है फ्रक्टोज। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, फ्रूट में हमेशा फ्रक्टोज पाई जाती है। और जो अ, हमारे पास शहद आती है, शहद शहद में एक तरह से अगर आपसे पूछा जाए क्या पाया जाए तो आप लिख देना कि फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो कि आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन, है ना। तो शहद क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, आपको ये याद रखना है। वसा नहीं होती, ना ही विटामिन और ना ही प्रोटीन। क्या होती है, शहद को आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेना है। लेकिन अगर शुगर के फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि फ्रक्टोज होता है, मान लीजिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, फ्रक्टोज है ना, सुक्रोज है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, मान लीजिए लैक्टोज आपको दिया गया ऑप्शन, है ना। और इनमें से अगर आपको चूज करना है तो आप फ्रक्टोज ही चूज करोगे। ठीक है, बाकी दोनों चूज नहीं करोगे। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा, देखिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है मेनली तीन चीजों से मिलती है। सबसे मेनली देखो, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या होता है हमारे पास में, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। और इसके बाद में हमें ऊर्जा मिलती है वसा से, मतलब फैट से, जिसे हम बोलते हैं ना फैटी एसिड वगैरह, वो सब वही होते हैं। तो पहले नंबर पर इससे, दूसरे पर इससे और तीसरे पर फैट से मिलती है। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर आपको चूज करना है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, या प्रति ग्राम प्रोटीन से या प्रति ग्राम फैट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। देखो, सर्वाधिक ऊर्जा किस चीज से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन के अनुसार, है ना, अगर आप इन ऑप्शंस को देखो तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वैसे अगर देखो तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको किससे मिलती है, फैट से। ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको फैट से ही मिलेगी, और उसके बाद प्रोटीन से, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर आप एनर्जी ऑर्डर को देखते हो, अगर आप देखते हैं एनर्जी ऑर्डर को, तो सबसे पहले आपको लिखना है फैट, उसके बाद में आपको लिखना है प्रोटीन्स। ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी। अब इनसे मिलती कितनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो आपको फैट का तो मेनली याद रखना ही है, और फैट का आपको याद रखना है 9.45, है ना, 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं आपको प्रोटीन के लिए याद रखना है 5.6। ठीक है, 5.6 या 5.65 ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो किलो कैलोरी प्रति ग्राम। और उसके बाद जब आता है कार्बोहाइड्रेट, तो आपको याद रखना है 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये तीनों का याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैट का डेटा याद रखना है। ठीक है ना, फैट का डेटा आपको याद होना चाहिए 9.45। ठीक है, आई होप कि आप इतना याद रख लोगे। ठीक है। अब अगर हम ऊर्जा के क्रम की बात करें तो सबसे पहले अगर आप कंजम्पशन देखोगे, है ना, एनर्जी कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है। तो सबसे पहले जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है वो की जाती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से की जाती है, उसके बाद फर्स्ट नंबर पर, ये मत लगाओ, और फिर उसके बाद की जाती है प्रोटीन से। ठीक है। और उसके बाद की जाती है फैट से। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग अगर उपवास करने लगते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, तो सबसे पहले जो उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उससे ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। ठीक है। फिर जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फिर वो प्रोटीन का पाचन करने लगती है, और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करती है। और फिर जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो फिर तीसरे नंबर पर आता है फैट, जो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है। आपने देखा होगा, जो लोग उपवास करते हैं ना, कई बार अनशन के द्वारा मृत्यु प्राप्त की जाती है। तो वैसी कंडीशन में आखिरी में फैट से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो आदमी एकदम पतला हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ कर, आपने देखा होगा। तो ये फैट की कमी के कारण होता है, क्योंकि उसने फैट में जितनी भी ऊर्जा थी पूरी इस्तेमाल कर ली अपनी बॉडी को बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में देखो, कार्बोहाइड्रेट एक तो होता है उससे हमें मिलता है सब्जियों से। जैसे सबसे अच्छा जो होता है वो होता है पोटैटो, कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होता है पोटैटो। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन इन्होंने पूछा है मानव शरीर में किस रूप में संग्रह होता है। ठीक है। तो आपके ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर शुगर। तो देखो,
ना तो स्टार्च होता है, ना ग्लूकोज होता है और ना ही शुगर होता है। ये सभी आपने देखा शुगर के फॉर्म में। ये क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के नाम से एकत्रित होता है। लेकिन देखो, पहले वो आया हमारे पास में ग्लूकोज है, जैसे ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो गया, ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो गया। और फिर पुनः प्राप्त होता है किससे? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक है ना? इसके इस तरह से दोबारा से प्राप्त होता है, इस रूप में संचित होता है और इस रूप में कंज्यूम होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ग्लाइकोगोन। ठीक है, याद रखना है इसको। इसके अलावा अगर आप और भी देखना चाहो तो देखो, सबसे पहली चीज जो ग्लूकागोन होता है, ये बनता किस चीज से है? ये मेनली आपको मिलेगा हड्डियों में, सबसे ज्यादा। कहाँ पर मिलेगा? हड्डी। संचित कहाँ होता है? सॉरी, ये नहीं बोल रहे, ग्लूकोज ये कहाँ होता है? संचित होता है सबसे ज्यादा। आपको याद रखना है कहाँ पर संचित होता है। एक तो होता है हड्डी में, और दूसरा जो संचयन होता है वो होता है मांसपेशी और यकृत। ठीक है, मांसपेशी और यकृत में संचित होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर संचित होता है, तो आपको याद रखना है। अगर आप देखो कंकाल और मांसपेशी में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, इन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 500 ग्राम। और वहीं अगर यकृत की बात करो तो यकृत में मतलब मान के चलो 100 ग्राम होता है। अगर आप देखो तो 1/5 का रेशियो बनता है। ठीक है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है ये देखो आप, करीब 400% का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, हड्डियों का अगर आप देखो तो पूरी बॉडी जो होती है हमारी, संपूर्ण जो बॉडी होती है उसमें करीब 40 से 50% जो वेट होता है हमारी बॉडी का, वेट हड्डी से ही होता है। ठीक है ना? बॉडी वेट का करीब इतना होता है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो ग्लूकागॉन जो क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो करीब 80% तक मौजूद है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ग्लूकोज छोड़ो, ग्लूकागन, है ना? तो ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, उसके बाद में फिर अगर इसे वापस से प्राप्त होना है, मतलब अभी उसने एनर्जी को स्टोर कर लिया हमारी बॉडी ने। अब हमारी बॉडी जब चाहेगी कि इस ग्लूकाजन को दोबारा से इस्तेमाल करना है, तो वो ग्लूकागॉन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन संचित होता है तीन चीजों में, हड्डी, मांसपेशी और यकृत। तो हड्डी और मांसपेशी में सबसे ज्यादा होता है, लगभग 80%, हड्डी के टोटल वेट का 80% करीब ग्लाइकोजन होता है। उसके अलावा बाकी 20% में होता है जो आप कैल्शियम और प्रोटीन, जो कैल्शियम और फास्फोरस आप पढ़ते हो। ठीक है, वहीं अगर आप यकृत की बात करो तो सिर्फ 100% ही ग्लाइकोजन को स्टोर करके रख पाता है। ठीक है, 100 ग्राम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? यहाँ पे देखो, जल्दी और ज्यादा, जल्दी और ज्यादा दो चीजें दी हैं। देखो, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज से हमें मिलती है? हमने देखा है फैट से। लेकिन हम फैट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एथलीट है। अगर आपने फैट को इस्तेमाल किया तो उसे पचने में ही काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए उपयोग नहीं करते, है ना? याद रखना है। इसलिए हम इस चीज का उपयोग नहीं करते फैट का। तो हम किस चीज का उपयोग करेंगे? सबसे पहली हमारी पसंद होती है ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं दिया है, तो आप क्या लगाओगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। देखो ग्लूकोज, देखो कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसे एक तरफ है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपके पास में ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज को देखो तो ग्लूकोज कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में आप पानी में मिलाकर दे सकते हो। बाकी अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो ये सॉलिड फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, अब जो सॉलिड फॉर्म होता है इसको क्या, डाइजेस्ट होने में, मतलब पचने में समय लगता है। डाइजेस्ट में कैसा होता है? समय लगता है। ठीक है ना? इसलिए हम इसे नहीं देते एथलीट को। लेकिन ये क्या होता है? ये फौरन ही ऊर्जा देने लगता है, मतलब कि फौरन या तुरंत ऊर्जा प्रदान करने लगता है। इसलिए हम किस चीज को उपयोग करते हैं? ग्लूकोज को मेनली, याद रखना है आप, है ना? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं दिया है। ग्लूकोज अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको क्या टिक करना है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट और ऑक्सीजन की आपूर्ति।
में कमी, ठीक है ना। आपको ये चार ऑप्शन दिए, अगर आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो और आपने बायोलॉजी ठीक से पढ़ी है तो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही उचित लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या होता है, देखो हमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज का होता है विघटन, जिससे कि हमें मिलती है ऊर्जा, ठीक है। ये ऊर्जा का रिच सोर्स है। वहीं अगर आपको ऊर्जा मिल रही है तो आपको थकावट नहीं होगी, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिया हुआ लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, लेकिन संचय कहाँ होता है, हमारी मांसपेशियों में, ठीक है, संचय हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, जिससे कि हमें थकावट होने लगती है, ऐसा है। अब देखो, थकावट का जो मेन कारण है वो होता है आपके ग्लूकोज का अपचय, ना कि लैक्टिक एसिड का संचय, ठीक है। तो अगर आपसे थकावट पूछा जाए और आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको हमेशा हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए ग्लूकोज का अपचय में, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन कई जगह पर आंसर आपको लैक्टिक एसिड का संचय भी मिल जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का संचय भी मिल जाएगा। तो थकावट का जो मेन कारण होता है वो होता है ग्लूकोज का अपचय। और जो दर्द का मेन कारण होता है, किस चीज का मेन कारण, दर्द, जो हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, अगर आपसे पूछा जाए थकावट, ठीक है, और दूसरी तरफ आपसे पूछा जाए दर्द, तो अगर आप थकावट पूछा जाता है आपसे तो क्या लगाओगे आप, ग्लूकोज का अपक्षय, क्या लगाओगे, ग्लूकोज अवक्षय लगाओगे। वहीं अगर आपसे दर्द पूछा जाता है तो क्या लगाओगे, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कई जगह पर आपको लैक्टिक एसिड भी मिल जाता है आंसर में, तो अगर आपको अपक्षय ना दिया हो तो आपको लैक्टिक एसिड पर टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस चीज से, मिलीग्राम से आप व्यक्त करते हो, प्रति मिलियन से आप व्यक्त करते हो, ग्राम प्रति लीटर में, या फिर मरकरी में, एमएम में व्यक्त करते हो। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो पूरी तरह से दाब का है, तो ये आप होगा नहीं। देखो जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, जो एक सही शुगर होता है वो करीब 144 या 120 इतने के आसपास हो, अगर आपका शुगर तो सही माना जाता है। लेकिन इसे हम मेजर किस में करते हैं, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको क्या करना है, प्रति मिलियन मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको। अगर आप देखो प्रति मिलियन मीटर में इसको हम व्यक्त करते हैं, ओके। जैसे कि 70 मिलीग्राम प्रति लीटर अगर है तो इसको आप क्या लिखोगे, 3.9 एम मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद कितना होता है, 70 से 100 के बीच में होता है मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है। इसके बाद मिलीग्राम प्रति लीटर नहीं होता है, डेसीलीटर होता है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना। और इसकी वैल्यू कितनी है, 5.1 मिली मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये चीज, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये कई बार पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, प्रोटीन, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो किस चीज से होता है प्रोटीन फॉर्म, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज से बनेगा, प्रोटीन फॉर्म बाई एमिनो एसिड, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड एसिड से बनता है। अब कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं तो आपको ये याद रखना है, 20, ठीक है ना। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिनसे ये बनता है, आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखने वाली है कि जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन, इनमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन में पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड उपस्थित होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है ये भी देख ही लो, CONH, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो होता है ना, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये होता है, ये चीज भी आपको याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, विटामिन से होता है, या फिर प्रोटीन से होता है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या लगाओगे आप, किस चीज से होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, बताइए। सही आंसर है प्रोटीन, ठीक है। ऊतक, ऊतक का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन। अगर आप देखो तो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, मुख्य संरचनात्मक इकाई, क्या बोलते हैं, मुख्य संरचनात्मक इकाई बोलते हैं ना। ये किस चीज को बोलते हैं, ये हम बोलते हैं प्रोटीन को, प्रोटीन को हम बोलते हैं मुख्य संरचनात्मक इकाई, क्यों, क्योंकि ये ऊतकों का निर्माण करती है, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलता वर्धक, या फिर शरीर का निर्माण करने वाला। अभी मैंने क्या बताया,
शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। तो हम इसे क्या बोलते हैं? शरीर का निर्माण करने वाले। ये कैसी होती है? संरचनात्मक इकाई। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है संरचनात्मक इकाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम, देखो एंजाइम आखिर होते क्या है? ठीक है, ये तो बात की बात है कि लिपिड होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, एमिनो अम्ल होता है या प्रोटीन होता है। देखो ये हम सभी जानते हैं कि एंजाइम क्या होता है। आप आसानी से लगा दोगे क्या होता है? प्रोटीन होता है एक तरह का। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। लेकिन एंजाइम के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो यही होती है, क्या? एंजाइम। देखो सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखना है, ये क्या होता है? ये होता है एक तरह का प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहला जो आपको याद रखना है ये रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये रहता कहाँ है, कहाँ मिलता है ये एंजाइम? एंजाइम कहाँ मिलता है? ये सेल के अंदर मिलता है, मतलब कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर मौजूद रहता है, वहीं ये आपको मिलेगा, है ना। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, कहाँ मिलता है? कोशिकाओं के अंदर। तीसरी चीज आपको क्या रखना है कि वो एंजाइम का काम क्या होता है? ये जो होता है ना, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं? रासायनिक क्रियाएं। उनकी गति को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, मतलब बढ़ाती है, गति को बढ़ाती हैं। ओके, ये चीज आपको, ये तीन चीजें आपको याद रखना है। अब देखो, आपके पास एंजाइम से जुड़ी हुई तीन चीजें हो गई। प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये प्रोटीन कोशिकाओं में मिलते हैं और ये रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाने का काम करती है, ना कि घटाने का। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है। यहाँ पर आपसे पूछा है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन है, आपने लिख दिया। अब आपको बताना है कि लिपिड क्या है, एक तरह का लिपिड। लिपिड देखो सबसे पहले तो आपको बताना है लिपिड क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब यौगिक। कैसा कंपाउंड? वसीय कंपाउंड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे आपने एंजाइम में याद रखा प्रोटीन है, वैसे आपको लिपिड में याद रखना है कि ये एक वसायुक्त यौगिक है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की बात करते हैं, तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, क्या है ये? कार्बनिक यौगिक। और मैंने इसका आपको पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, इसका क्या था? CONH। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें C है, इसलिए कार्बनिक यौगिक हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज है, CO। CO अगर इसको हम पूरे कंबाइन रूप से देखें तो इसे आप क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, भूलना मत। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होते हैं? रासायनिक क्रिया, अभी मैंने बात की, रासायनिक क्रिया को तेज कौन करता है? एंजाइम करते हैं। एंजाइम होते क्या है? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये मैंने, आप कहाँ पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। और ये करते क्या है? अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? ये रिपीट हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, रिपीट हो गया है ना, तो एंजाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन में ही आपको याद रखना है कि क्रेटीन क्या है? क्रेटीन एक प्रोटीन है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात आती अल्फा क्रेटीन, जैसे अल्फा होता है वैसे ही बीटा भी होता है। तो अब आप यहाँ पर बात आती अल्फा प्रोटीन की, तो वो क्या होता है? त्वचा में उपस्थित होता है, उनमें उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है, या रक्त में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अल्फा क्रिएटिन होता है वो त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो ये त्वचा में किस तरह से पाया जाता है, ये भी एक देखने वाली बात है। ठीक है, देखो त्वचा में ये कैसे पाया जाएगा? देखो पहली बात तो ये है कि ये एक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हम इसे बनाते नहीं है। ये कैसा है? ये नेचुरल है, नेचुरल है। अब ये पाया कहाँ जाएगा? जैसे हमारे जो नेल्स होते हैं, नेल्स मतलब नाखून होते हैं। ठीक है, बाल होते हैं, बाल या हेयर, ठीक है ना, होते हैं, इनमें ये मेन रूप से पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और कुछ आंतरिक अंग होते हैं, जैसे आप मुंह भी मान लो, मुंह में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग, उनमें भी कई जगह पर क्रिएटिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत, अब देखो 50 होता है, 60 होता है, 80 होता है, या फिर 42 होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोयाबीन में होता है 42%। और ये रिच सोर्स होता है, रिच सोर्स। देखो कई बार क्या होता है, जैसे लोगों को शुगर होता है, ठीक है, शुगर है,
अब लोग क्या है, दूध वगैरह खा नहीं सकते, मिल्क या फ्रूट्स भी। पता है आपको, शुगर के लोग फ्रूट्स नहीं खा सकते। हाँ, वो खा लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फ्रूट्स भी नहीं खाते। तो ऐसी कंडीशन में अब देखो, वो कुछ भी जिन चीजों से शरीर को ताकत मिलती है वो चीज वो नहीं खा पा रहे हैं। ना तो वो मिल्क खा पा रहे हैं, क्योंकि मिल्क में हर तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं। अगर आप मिल्क पी लेते हो, सुबह शाम एक एक गिलास भी पी लोगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहती है। फ्रूट आप नहीं ले सकते जिससे कि सबसे ज्यादा विटामिन मिलते हैं। आप ये दो चीजें मेन है जो आप खा ही नहीं सकते हो। इसके अलावा खाने में भी आप चावल वगैरह या फिर एक साथ बहुत सारी रोटी नहीं खा सकते। कई रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं जिससे आपकी बॉडी कमजोर होने लगती है, खून की कमी आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो मिल्क और फ्रूट जैसी चीजें नहीं ले पा रहा है जो उसकी बॉडी को ताकत दे, तो आप उसे सोयाबीन जो भिगो कर होते हैं ना, तो सोयाबीन के बीज आप भिगो कर उन्हें दे सकते हो खाने के लिए, जिससे कि उनकी प्रोटीन की आपूर्ति उनकी बॉडी में हो जाती है। और अगर प्रोटीन की आपूर्ति हो गई तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, बॉडी की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, क्या है, संरचनात्मक इकाई है। और अगर आपने प्रोटीन दे दिया तो उनकी बॉडी को काफी कुछ सहूलियत हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, किसमें नहीं होता है, आपसे ये पूछा है। दूध, चावल, दाल या मांस। देखो, दाल में प्रोटीन होता है, और मांस जो हमारे जीव जंतु होते हैं या हम खुद हैं, हम में क्या प्रोटीन नहीं है? हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, तो मांस में भी प्रोटीन होता है। अब आप दो चीजों से कंफ्यूज हो सकते हो, दूध से और चावल से। तो देखो, दूध जब भी बारी आती है ना, दूध में सब कुछ होता है। समझ गए, एक सिट्रिक को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है दूध में। हर प्रकार का खनिज लवण सब कुछ पाया जाता है दूध में। दूध एक कंप्लीट कहना चाहिए डाइट है, कंप्लीट डाइट है, आपको दूध पीना ही चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ही आंसर बचा है और वो क्या है, चावल। तो चावल में प्रोटीन नहीं होता है, आपको याद रखना है। लेकिन अब इस तरह की किस्में आने लगी हैं जिससे कि चावल में भी प्रोटीन होता है। तो जो वो प्रोटीन होता है चावल में बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर होता है। मेनली चावल में क्या होता है, अगर आप देखो, तो मेनली जो चावल में होता है वो होता है, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के बाद इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज होते हैं। इसके अलावा होता है प्रोटीन, लेकिन बहुत कम, अत्यधिक कम मात्रा में, अत्यधिक कम। ठीक है, 2-4%, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? देखो, ये चारों प्रोटीन होते हैं, चना, मटर, सोयाबीन और उड़द, है ना, मूंग की दाल, ये सब के सब प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है सबसे ज्यादा किसमें है। अगर आप देखो चना, तो चना में कितना पाया जाता है, 7 to 20% तक बस प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर हम मटर की बात करते हैं तो मटर में कितना पाया जाता है, थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, लगभग 20 to 25%। सोयाबीन में हमने ऑलरेडी देखा है 42% पाया जाता है। और अगर हम उड़द की दाल की बात करते हैं तो उड़द की दाल में भी इतना ही पाया जाता है, कितना, 25%। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसमें है, उड़द में, ये सॉरी सोयाबीन में। ओके, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है? चना नहीं, चना में तो कितना था, 7 to 20% ही था। मटर में कितना था, 25% था। सोयाबीन में था 42%। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में वसा जमा होता है। वसा मतलब क्या होता है, फैट। ये फैट कहाँ जमा होता है मानव शरीर में? वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथेलियम में, या फिर बाह्य त्वचा में, कहाँ होता है एकत्रित? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वसा एकत्रित हो रहा है तो वसा ऊतक में ही एकत्रित होगा, ये आप लगा दो। आपको देखो, यकृत आप पढ़ते हो, आप कई बार पढ़ते हो, बाह्य त्वचा के बारे में भी आप बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन आप एपिथेलियम नहीं पढ़ते हो। एपिथेलियम होती क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एपिथेलियम क्या होती है, देखो एपिथेलियम क्या होती है, ये एक अत्यंत पतली, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो अंग होते हैं ना, उन पर एक अत्यंत पतली परत चढ़ी हुई होती है, मतलब झिल्ली टाइप होती है। तो जितने भी अंग होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे कोई भी हो, अंदर वाले अंगों पर एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है, और उसी झिल्ली को हम बोलते हैं एपिथेलियम। तो इसको आपको ऐसे लिखना है कि आंतरिक अंगों पर, आंतरिक अंगों पर झिल्ली चढ़ी हुई रहती है। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एपिथेलियम। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? अवरोधक, अवरोधक मतलब जो आप चीज को बाहर जाने से रोके या बाहर से अंदर आने को रोके, उसे हम बोल देते हैं अवरोधक। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऊष्मा का क्षय।
इसके अलावा देखो, वसा के कई फायदे होते हैं। सबसे पहला बात तो आपने देखा, ऊष्मा क्षय को रोकता है। ठीक है, ऊष्मा क्षय रोकता। ठीक है। दूसरा दूसरा जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है स्वाद के लिए, है ना। वसा से स्वाद भी आता है। तीसरा आपको याद रखना है, जो हमारी बॉडी में वसा होता है, जो बाह्य हमले होते हैं, कैसे होते हैं, वाह हमले, वाह हमलों से क्या करता है, रक्षा भी करता है। ठीक है ना। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें आपको याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वाद भी इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा क्षय को रोकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वाह हमले मतलब कि अगर किसी ने आपको मुक्का मारा आपके पेट में, तो वो उतना नहीं लगता जितना पतले व्यक्ति को लगता है। अगर आप किसी मोटे व्यक्ति को मारोगे ना, तो उसको इतना ज्यादा असर नहीं होगा। आपने देखा होगा, जब बहुत हैवी एक व्यक्ति होता है, आप उसे मारते हो ना, या उससे मुक्का मारते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर आप किसी पतले व्यक्ति को आप मार दोगे, तो वहीं गिर जाएगा। तो ये कैसे होता है, वसा के कारण। तो वाह हमलों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ, प्रति ग्राम। तो देखो, वसा हमने शुरू में ही इस चीज को डिस्कस किया है। तो वसा से कितनी मिलती थी, वसा से मिलती थी सबसे ज्यादा 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमने डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती थी, कार्बोहाइड्रेट से मिलती थी 4.1। ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया किस चीज से, प्रोटीन से। तो प्रोटीन से कितनी मिलती थी, प्रोटीन से मिलती थी 5.65। ओके। तो आई थिंक यहाँ पर आपको आंसर प्रोटीन से ही है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसा। ओके। चलिए अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, है ना। आपसे ये पूछा गया। तो क्या पाश्चर ने किया था, नहीं। पाश्चर ने क्या किया था, लुई पाश्चर ने बताया था हमें पाश्चराइजेशन के बारे में। फंक फंक किसने विकसित किया था, फंक ने विकसित किया था विटामिन को। ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने डीएनए, जीन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। किस में से ऊर्जा नहीं मिलेगी, हार्मोन से, प्रोटीन से, विटामिन से, या वसा से। हमने किस चीज से ऊर्जा देखी है, हमने प्रोटीन से ऊर्जा देखी है, हमने वसा से ऊर्जा देखी है। इसके अलावा हमने किस चीज से ऊर्जा देखी है, हमने विटामिन, हार्मोन से भी ऊर्जा देखी है। सही आंसर क्या है, विटामिन। विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे विटामिन ए है, बी है, सी, डी, ई, ए, है ना। विटामिन ए, इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। आपको ये चीज याद रखना है। कई बार लोग क्या करते हैं, विटामिन से मान लेते हैं कि मिलती है, पर हार्मोन से नहीं मिलती। तो आपको याद रखना है, जो हार्मोन्स होते हैं कैसे देते हैं, एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है। और विटामिन नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, या फिर विटामिन को। किसे कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, विटामिन। अब देखो यहाँ पर विटामिन क्यों लिया है, यहाँ पर विटामिन क्यों, यहाँ पर रक्षात्मक, मैंने आपसे क्या बोला था, वसा क्या होता है, बाह्य आघातों से आपकी रक्षा करता है, बाह्य आघातों से रक्षा करता है। ठीक है। अगर आपने देखा हो, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, बाह्य हमलों से रक्षा करता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा है, रक्षात्मक पदार्थ। रक्षात्मक पदार्थ क्या होते हैं, विटामिन। विटामिन क्यों होते हैं, देखिए विटामिन जैसे ए है, ए अगर ना हो तो आपको क्या हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी। ठीक है। बी अगर ना हो तो आपको क्या हो जाएगी, बेरी बेरी हो जाएगी। ठीक है। B3 ना हो आपको तो आपको त्वचा सफेद हो जाएगी। B5 नहीं हो तो पेंटाथिलियम। तो B5 अगर नहीं हो तो आपको लकवा मार सकता है। ठीक है ना। अगर B6 नहीं है तो आइनोकोबालामाइन, तो आपको ब्लड की कमी हो सकती है ना। तो इस तरह से जो होते हैं विटामिन होते हैं, वो रक्षात्मक पदार्थ की तरह बिहेव करते हैं। जब बाह्य हमलों से रक्षा की बात की जाए, तो आपको वसा लगाना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन ए कैसी चीजों से मिलता है, बैगन से, नींबू से, चावल से, या गाजर से। सही आंसर क्या है, गाजर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए किस चीज, किस तरह से भंडारित होता है, त्वचा में होता है, फुफ्फुस में, वृक्क में, या फिर यकृत में। विटामिन ए देखो, एक होता है विटामिन ए और एक होता है विटामिन डी। ठीक है। तो विटामिन ए और विटामिन डी, देखो विटामिन डी त्वचा में होता है, लेकिन इससे क्या करती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इसे तोड़ देती हैं। मतलब अगर विटामिन डी हमारी त्वचा में है, तो भी हमारी त्वचा इस्तेमाल नहीं कर रही,
लेकिन जब सूर्य की किरणें मतलब धूप जब हमारी बॉडी पर पड़ती है तो विटामिन ए विघटित हो जाता है। वो उस फॉर्म में आ जाता है जिसे कि हमारी त्वचा या हमारी बॉडी कंज्यूम कर सके। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि धूप से विटामिन ए मिलता है। वास्तव में धूप से विटामिन ए नहीं मिलता, विटामिन विटामिन डी मिलता है। लेकिन वास्तव में विटामिन डी हमारी बॉडी में है, पर इस फॉर्म में नहीं है कि हमारी बॉडी उसका उपयोग कर पाए, ठीक है ना? वो कैसे आएगा जब सूर्य उस पर पड़ेगा। अब बात आती है विटामिन ए की, तो विटामिन ए कहाँ पाया जाएगा? यकृत में, आपको ये चीज याद रखना है। और अगर मछली की बात की जाए तो मछली में कहाँ पाया जाता है? विटामिन डी और विटामिन ए दोनों यकृत में ही पाया जाता है।